गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम डेल्टा एकेडमी गाजियाबाद। आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से डेल्टा एकेडमी गाजियाबाद, जिसमें हायर सर्विसेज जुडिशरी, एपीओ, पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए एस्पिरेंट्स को तैयारी कराई जाती है और इसमें हम वो चीज़ कवर करते हैं जो उनके सिलेबस के हिसाब से आनी होगी। तो आज हम कवर कर रहे हैं एनएसए 1980, जो यूपी में एसआई एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और जितने भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होंगे उनके लिए एनएसए 1980 जाना बहुत ज़रूरी है। तो एनएसए 1980 की बैकग्राउंड में मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 came in position in 1980, of course, when there was a Janata government in the center after the failure of Congress in 1977, and the government was headed by Mr. Morarji Desai. That time it was felt necessary that National Security Act, one act where people whose identity is doubtful and suspected should be taken to law as per act. So this act was framed. कोई भी एक्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और इसी तरह से एनएसए के बारे में सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, जो कि बड़ा पॉपुलर और सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है भारत के देश के निवासियों के लिए, तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि इसके अंतर्गत किन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में और किसे किसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसकी नागरिकों की गिरफ्तारी और किस पे ये लॉ यूज किया जाएगा। पहले तो ये बताऊं कि ये कौन इसे यूज कर सकता है। किसी भी पर्सन के ऊपर या कोई डाउटफुल आइडेंटिटी का पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो उसको तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर, आपने देखा होगा इंडिया में कुछ टाउन्स, सिटीज, कुछ मेट्रोज हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर बैठता है, जैसे दिल्ली, अब यूपी में नोएडा, लखनऊ, बनारस, कानपुर आदि या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस तरह से 5 अथॉरिटीज किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट एक्शन ले सकते हैं। सो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये एक्शन का मतलब क्या है, कौन कि कब एक्शन लिया जाएगा। जैसे कोई भी सुरक्षा कार्य किया है, देश के हित में कार्य हो रहा है, सुरक्षा के लिहाज से कार्य हो रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है या सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है कि जहां सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है और इसमें कोई व्यक्ति बाधा डालता है, तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। मानिए कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, इसको मेंटेन करने में कोई पर्सन बाधा डालता है। जैसे गवर्नमेंट ने ये लगाया कि अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी, लेकिन कोई जबरदस्ती उस असेंबली को प्रोवोकेट करता है, तो ऐसे आदमी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। असेंशियल सर्विस, जो असेंशियल सर्विस में सर्विसेज आती हैं, उनमें कोई बाधा डालता है, उनकी पूर्ति नहीं होने दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। कोई होर्डिंग करता है, जैसे असेंशियल कमोडिटीज की होर्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे प्याज की होर्डिंग हो गई, अनाज की होर्डिंग हो गई, गल्ला की होर्डिंग हो गई, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी उसी नेचर का काम है जैसे कि किसी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ना। इसी तरह से देश की आपूर्ति को बिगाड़ना देश के हित में नहीं है और किसी भी पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। साथ ही साथ फॉरेन कोई भी इन्फिल्ट्रेटर या कोई भी फॉरेन पर्सन इंडियन टेरिटरी में है
और उसकी आइडेंटिटी डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगेन आई रिपीट दीज पॉइंट्स कि किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। कोई भी पर्सन सुरक्षा से संबंधित कार्य को बाधा डालता है, कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बाधा डालता है, कोई भी पर्सन एसेंशियल सर्विसेज को बाधा डालता है, कोई भी पर्सन किसी आपूर्ति एसेंशियल कमोडिटीज को होर्डिंग करता है, इस तरह की चीजों में गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई पर्सन दूसरे देश का है और यहाँ पे गलत तरीके से, इलीगल तरीके से है, तो उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। आपने देखा होगा एक्शन लेने के लिए लिमिटेशन ऑफ अरेस्ट, लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, और लिमिटेशन एक्ट जानने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो कैसे करेंगे, वो उसमें तरीका दिया हुआ है लॉ में कि किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग में 3 महीने से ज्यादा के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और 3 महीने पूरे होने से पहले उसको फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस तरह से जो मैक्सिमम अरेस्ट है वो 1 साल की होती है। और इसमें फिर मैं इसकी दूसरी तरह से इसको जानने की कोशिश करें, इसमें किसी भी पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कौन अरेस्ट करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो किसी भी ऑफिसर ने अरेस्ट किया है तो वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा कि भाटी दी रीजन भाई वन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, उसका रीजन देना पड़ेगा। और जब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन उसको अप्रूव करेगी, ये देखिए जब भी कोई एनएसए में अरेस्ट किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। आपने देखा वो कन्हैया कुमार को जब दिल्ली में अरेस्ट किया गया था, तो इसकी जो चार्जशीट थी पुलिस ने डायरेक्ट कोर्ट को भेज दी थी, तो कोर्ट ने मना कर दिया था। और फिर कन्हैया कुमार के अरेस्ट के लिए अंडर एनएसए दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो वो एनएसए नहीं लगा था, आपको याद होगा। इसी तरह दूसरी तरफ आइए यूपी में चंद्रशेखर आजाद, जो आज आजाद बहुजन पार्टी बनाए हैं, आजाद समाज पार्टी के नाम से अध्यक्ष हैं या नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उसके अगेंस्ट भी इसी तरह का हुआ था। जब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था तब इसको कार्रवाई को बढ़ाया गया था। आपको पता होगा वो चार्जशीट आज तक कन्हैया कुमार के अगेंस्ट अप्रूव नहीं हुई। जब स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की तो स्वाभाविक है कोर्ट को कोई राइट नहीं बनता उस पर मुकदमा चलाया जाए। तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि स्टेट कोई भी ऑफिसर अरेस्ट करता है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर में कौन है, कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट, 3 तरह के लोगों को पावर दी गई, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया जाएगा और गवर्नमेंट उसका अप्रूवल करेगा। अप्रूवल कैसे करेगा, ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है वो है 5 से 10 दिन में अपना आंसर सबमिट करेगा, अपना जवाब देगा, और साथ ही साथ 15 दिन में उसको बढ़ाई जा सकती है। 15 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये अरेस्ट करने के कुछ आधारभूत नियम है, वो इस एक्ट में दिए हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल 7 दिन में मांगना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है अप्रूवल। जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी को अप्रूवल देती है किसी भी ऑफिसर के अरेस्ट को कि ये एनएसए में किया गया है, देन एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू इन्फॉर्म द सेंटर इन 7 days। और उसमें क्या विद रीजन, कमेंट्स एंड ये ऑर्डर क्यों पास किया गया, पूरी समरी बना के भेजनी पड़ेगी। और स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा कि किस बेस पे अरेस्ट किया गया है, और विस्तार में ये बताना पड़ेगा कि ऑर्डर क्यों जरूरी था, उसको क्यों अरेस्ट किया गया, कौन सी चीज जो ऊपर दिए हुए रीजन्स हैं उनमें कौन सी चीज बाधित हो रही थी, है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। अब जो गिरफ्तारी के लिए आदेश कैसे उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के लिए फिर आपको सीआरपीसी 1973 में जाना पड़ेगा, जिसमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पूरी प्रक्रिया दी है, चाहे सेक्शन 41 है, चाहे 161 से लेके आगे तक जो भी दिया हुआ है पूरा दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कहां से अरेस्ट किया जाएगा और कहां पे वो अरेस्ट होना। मानिए किसी ने, कोई भी आदमी यहाँ पे वांटेड है तो यहाँ भी अरेस्ट किया जा सकता है, और कोई यहाँ से चला गया है तो दूसरी जगह को भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसकी पूरी क्रिया उसमें दी हुई है।
माने कोई आदमी यहाँ से दिल्ली चला गया तो दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ की गवर्नमेंट भेजेगी कि ये फलाना आदमी हमें वांटेड है और उसको अरेस्ट किया जा सकता है ना। बिना स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में डाले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि जाके यूपी गवर्नमेंट की पुलिस गई और दिल्ली में से उठा लाई, नो। वहां की पुलिस की सपोर्ट लेनी पड़ेगी और वहां के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है ना। अब जो अरेस्ट है उसकी लीगलिटी क्या है? अरेस्ट के ऑर्डर को ओनली आधार पर नहीं माना जा सकता। अब आपने देखा कोई अरेस्ट कर लिया और कोर्ट उसमें ये कह दे कि भाई ये ऑर्डर स्पष्ट है, क्लियर नहीं है, और या इसका कोई अस्तित्व नहीं है, या प्रासंगिक है, इरिलीवेंट है, या उस व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा फ्राइवुलस रीजन देके उसको अरेस्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। उससे कमेंट्स मांगे जा सकते हैं उस ऑफिसर से, उस अथॉरिटी से। कोर्ट कैन आस्क फॉर दी कमेंट्स और रिमार्क्स और रीजन क्लैरिफिकेशन, लेकिन उसको ये नहीं कि जाके छोड़ा नहीं जा सकता। ये अंडरस्टैंड, स्पष्ट है, मानिए कि ऑर्डर है, क्लियर नहीं है, कभी कभी एम्बिगुअस होता है, तो उसको ये नहीं कि उसको मना कर दे, उसका कोई रिलीवेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। फॉर एनी रीजन सच अरेस्ट कैन नॉट बी डिनाइड। इसलिए इसके बेस पर अरेस्ट का ऑर्डर का पालन कम से कम करने से नहीं रोका नहीं जा सकता, ये मतलब चलेगा। अच्छा, अरेस्ट के ऑर्डर को इसलिए इलीगल नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र में बाहर, जहां उसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया है, मतलब एरिया से बाहर है, तब भी एरिया से बाहर तो इसकी पावर में आता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि उस एरिया से रिलेटेड मैटर है और उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत से लोग डर के मारे, एनएसए के डर के मारे, या कोई भी होता है, फरार हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं, है ना, फ्यूजिटिव हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे आदेश पर भी आपको बाकायदा उसको नोटिस देना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट या ऑफिसर, वह व्यक्ति के फरार हो जाता है तो गवर्नमेंट या ऑफिसर, तो यह व्यक्ति के निवास एरिया में, जो भी वहां के जिस एरिया में है, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे दिल्ली है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, या जैसे गाजियाबाद है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके रिपोर्ट दे उसकी रिटन रिपोर्ट दी जा सकती है ना। ये फरार की, क्या वो फलाना आदमी फरार है, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपको फला जगह पे आके प्रेजेंट होना है। इस तरह का नोटिफिकेशन आई होप एवरीबडी नोज इट इज टू बी गिवन इन द न्यूज़पेपर कि मिस्टर ये एब्सेंट कर रहे हैं और ये इस केस में वांटेड है, इनको फला तारीख को वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है। जब नोटिस सर्विस नहीं होती है, कोर्ट के 3 वे सर्विस होती है, जैसे चस्पा किया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको रजिस्टर्ड नोटिस डाला नहीं दिया, पर्सनली कोई पैरोकार गया नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को नोटिफिकेशन देके, और यदि वो पर्टिकुलर पर्सन जो वांटेड पर्सन है वहां पे अवेलेबल नहीं होता है ऑर्डर पे, तो उसको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, साथ में या पिक्यूलरी फाइन, या दोनों कोर्ट दे सकती है कि क्यों नहीं आया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें जानना होगा, सभी को जानना होगा और बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी काम होता है तो इसमें एक कमेटी बनती है, एडवाइजरी कमेटी बनती है, और इस एडवाइजरी कमेटी को हमें समझना होगा। और एडवाइजरी कमेटी एनएसए के लिए सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, और यूनियन टेरिटरी के लिए सेंटर बना सकता है, लेकिन उसकी तरीके अलग अलग हैं। जैसे स्टेट के लिए बनना है तो उसमें मेंबर 3 होंगे, और वो हाई कोर्ट के जज या उसके इक्विवेलेंट के मेंबर होंगे, हैं। और वो हाई कोर्ट के जज स्वाभाविक है कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वो इनको मना कर दे। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसको बनाती है एडवाइजरी कमेटी, 3 मेंबर का कमेटी बनती है, तीनों हाई कोर्ट के जज के लेवल के हों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें ये नहीं दिया है वो कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, एक्ट में नहीं लिखा है, शायद ये 3 साल के लिए होगा जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन इस बात पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि इस तरह का एडवाइजरी बोर्ड बनाए,
और एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट। अब सेंटर जब यूनियन टेरिटरी के लिए बनाती है तो इसी तरह का 3 मेंबर का बनता है, और उसमें वो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट के जज को ले सकती है, लेकिन वहां की कोर्ट, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेके, उसकी कंसेंसस लेके लिया जाएगा। ये बोर्ड बनेंगे एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है वो भी हम समझ लें। एडवाइजरी बोर्ड है वो 3 वीक के अंदर आप प्रेजेंट करेंगे एक्यूज्ड को एडवाइजरी बोर्ड के सामने। सी एडवाइजरी बोर्ड का मतलब ये है कि कहीं हमने किसी के साथ अत्याचार तो नहीं किया है, किसी आदमी को गलत तो अरेस्ट नहीं कर लिया है, क्यों तो 3 हफ्ते में यानी 21 दिन में एडवाइजरी बोर्ड के सामने उस पर्टिकुलर पर्सन को लाके पेश किया जाएगा और उसको विद रीजन देना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों अरेस्ट किया गया, चाहे गवर्नमेंट हो या ऑफिसर हो या गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, वो क्या कारण से बना गया, रीजन देना पड़ेगा। और जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन पर विचार किया जा, बोर्ड विचार करेगा, और कोई नए एडिशनल फैक्ट्स भी वो के लिए बोलता है तो उसको मौका दिया जाएगा। हियरिंग के बाद 1 हफ्ते में आप गवर्नमेंट के साथ रिपोर्ट पेश करेंगे, अपनी रिपोर्ट देगी। जो हियरिंग होगी उसके बाद 1 हफ्ते में बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा, और सलाहकार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में क्लियर लिखना पड़ेगा कि गिरफ्तारी सफिशिएंट कारण से हुई है या नहीं हुई है, रीजन सफिशिएंट है या नहीं। सलाहकार समिति के बीच यदि कोई मतभेद है तो वो डिसेंट नोट भी दे सकता है। 3 मेंबर है तो 1 मेंबर डिसेंट में जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 की मेजोरिटी होगी तो वो माना जाएगा। डिसेंट नोट देने का बोर्ड में हमेशा पावर होती है, चाहे बेंच हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कमेटी हो, तो डिसेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजोरिटी होगी वो कही जाएगी है। अच्छा, इसमें सलाहकार बोर्ड का यदि खुद में मेंबर कोई एनएसए में अरेस्ट किया गया है तो वो उसमें कोई लीगल असिस्टेंस नहीं ले सकता है, उसको खुद ही, क्योंकि वो खुद में एक जज होता है तो उसको लीगल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी सपोर्ट में बात कहे। जबकि दूसरे लोग यदि सलाहकार बोर्ड के सामने पेश होते हैं तो उनको वकील के साथ जाने की अनुमति है, वो अपना वकील हायर कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, वो डिप्राइव हो जाएगा लीगल सपोर्ट का। और ये सेक्शन 39 नेशनल नालसा का एक्ट है, उसमें दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को लीगल सपोर्ट देने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 39 एक्ट आर्टिकल है उसमें बकायदा है कि कोई भी व्यक्ति डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि किसी भी एडवाइजरी बोर्ड का, जैसे चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन टेरिटरी का, यदि वो खुद ही इन्वॉल्व माना गया है, उसको इस तरह की कोई कार्रवाई होनी है तो वो वकील के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा उसकी क्वालिफिकेशन वो जज के बराबर है। तो सलाहकार समिति की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी ये नहीं खुली जाएगी। गवर्नमेंट उस पर बात कर सकती है, एग्री कर सकती है, या उनके कमेंट्स फिर मांग सकती है। ये सारी चीजें। अब प्रोसीडिंग, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रोसीडिंग, सलाहकार बोर्ड किसी भी गिरफ्तारी को कारणों के साथ मानता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी को उपयुक्त टाइम जितना पर्याप्त आगे बढ़ा सकता है। यदि वो रीजन है तो उसको ये नहीं है कि आप वो, उसको पूरी पावर है, उसकी सरकार गिरफ्तारी को बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1 साल है। अगर सलाहकार समिति गिरफ्तारी के कारणों को पर्याप्त नहीं मानती है तो गिरफ्तारी को आदेश रद्द हो जाता है और व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। यदि कोई सरकार जैसे किसी भी एडवाइजरी बोर्ड के रीजन्स को सफिशिएंट नहीं मानती है तो उसको रिहा किया जा सकता है। गिरफ्तारी का अधिकतर अवधि, जैसे कि मैंने बताया है, हमारे राहुल कुमार जी ने काफी मेहनत करके अच्छी तरह से पढ़ के ये जो भी काम करते हैं बहुत ही मन से करते हैं और अच्छी तरह पढ़ते हैं। 2-3 दिन इन्होंने पढ़ के, ताकि कोई चीज ऐसी रह न जाए इंपॉर्टेंट बात। आपने पीछे भी देखा होगा, पीछे भी एक्ट और पुलिस एक्ट लाए थे 1861, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये सारे क्यों हैं, ये आने वाले समय में जब ये तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हितकर होगा, चाहे वो एपीओ का एग्जाम देने जाए या पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जाए। इवन जुडिशरी में पता होना चाहिए हमें ये एनएसए एक्ट है क्या। तो गिरफ्तारी की अधिकतर अवधि कितनी है, 1 साल है। टाइम पीरियड 1 ईयर मैक्सिमम, उसके बाद में रखा जा सकता है। और पूरा होने से सजा, पूरा होने से पहले ना तो समाप्त कर सकते, नहीं तो हाँ वेरी मच। यदि एडवाइजरी बोर्ड की बात से गवर्नमेंट एग्री करती है तो ये नहीं कि 1 साल से पहले उस पर इवन बेलमेंट नहीं अवेलेबल है। वो पार्टी, वो अरेस्टेड पर्सन अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। बेल की एप्लीकेशन देता है तो उस पर कोई हियरिंग नहीं होगी, बिकॉज एनएसए एक्ट में ये चीज लिखी हुई है ना।
गिरफ्तारी के आदेश की समाप्ति कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। कौन? जिसके बावजूद गिरफ्तारी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने की, तब सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने की हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ने, और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से हुई हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने अरेस्ट किया है तो इसके लिए ये क्लॉज लागू है। इसके बावजूद अरेस्टिंग और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से हुई हो। सी वेरी सिंपल, कि यदि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन ने अरेस्ट किया है, कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से हुई है, तो हम उसको गिरफ्तारी के आदेश की समाप्ति हो सकती है विद रीजन एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के साथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्ट के बताए हैं। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, और 1980 में जो आया था, स्वाभाविक है कि इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो और उस समय जनता पीरियड की गवर्नमेंट आई थी। जनता पीरियड की गवर्नमेंट ने यह आवश्यक समझा था कि इस तरह का एक्ट हो। एंड आई वांट टू टेल यू, उस समय भी बीजेपी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आदि जो बहुत ही अच्छे बड़े बड़े नेता थे बीजेपी की, आज भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है और बहुत सारे स्टेट्स में भी है, चाहे डायरेक्ट है या अलायंस में है। और ये उस समय जो आइडिया था वो गवर्नमेंट का आइडिया था, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो रहे होंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे होंगे, और ये एक्ट बनाया गया। लेकिन इस एक्ट का प्रयोग बहुत ही मॉरली होना चाहिए, इसकी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ये एक भय का कारण नहीं बनना चाहिए, और ये कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अटैक ना करे। कोई भी एक्ट बनता है तो इसके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेफ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम नहीं सेफ रख सकते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी एक्ट की जरूरत है। और इसके साथ डेल्टा एकेडमी का जो चैनल चल रहा है, मैं आपसे सभी से आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2022 के जो यूपी का पीसीएस आएगा, इसके लिए हम टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है। इस तरह की डिमांड थी, इसलिए हमें ये एक्ट एक एक करके ला रहे हैं। आने वाले समय में कुछ एक्ट और आएंगे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट आदि आदि। आप बराबर हमारे सब्सक्राइब करते रहिए। राहुल कुमार जी और दूसरे साथी हैं इस पर लगे हुए, बराबर इसमें कंटेंट डेवलपर भी लगे हुए करते हैं, और मुझे आशा है कि आपने इसको समझा होगा बहुत ही तरीके से। ये बता, हाँ, यूपीएसआई के सिलेबस में है, इसके लिए है, लेकिन ये यूजफुल सभी के लिए। और आपने देखा हो उसमें सीक्वेंस वाइज बहुत ढंग से बताया है, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का। सो विद दिस आई थैंक एवरीबडी, स्पेशली मिस्टर राहुल कुमार, हु मेड एफर्ट्स टू क्रिएट दिस एक्ट in simple words. Thank you very much. Thank you very much.